जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सोशियोग्राफी का सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे, बैरियर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जी, फर्स्ट हमारे पास एक टर्म है, सोशियोग्राफिकल टर्म है एनिमल डिस्पर्सल। ठीक है, एनिमल डिस्पर्सल बेसिकली होता क्या है? डिस्पर्सल मीन होता है कि मूवमेंट ऑफ एनिमल आउट ऑफ देयर बर्थ प्लेस, यानी कि कोई भी एनिमल जो है वो अगर अपनी बर्थ प्लेस से मूव करके किसी दूसरी जगह पर जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये एनिमल डिस्पर्सल है। ठीक है, अब जो एनिमल डिस्पर्सल है ये हुआ कैसे, यानी कि जो एनिमल्स हैं वो पूरी वर्ल्ड के अंदर किस तरह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, डिस्पर्स हुए हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास टू हाइपोथेसिस हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस है और सेंटर ऑफ ओरिजिन हाइपोथेसिस है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस ये कहता है कि अबाउट 135 मिलियन ईयर्स अगो जो अर्थ है वो इस तरह से एक यूनाइटेड मास थी, यानी कि पूरी की पूरी जो ज़मीन है वो एक ही बॉल की शक्ल में, एक ही मैस की शक्ल में थी। ड्यू टू सर्टन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो ज़मीन है वो फ्रैगमेंट्स के अंदर चेंज हुई है। अब देखें कि यहाँ पे ये पूरा मास है और यहाँ पे सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो हैं वो इस मास के ऊपर प्रेजेंट थे, लेकिन जैसे ही कुछ फिजियोलॉजिकल या केमिकल चेंजेस की वजह से जो अर्थ है वो अपने फ्रैगमेंट्स के अंदर सेपरेट हुई है, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तो अब हर जो पार्ट है, हर जो फ्रैगमेंट है, उसके ऊपर जो मौजूद एनिमल्स हैं वो भी उसी फ्रैगमेंट के साथ वहाँ से सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो फ्रैगमेंट से एक दूसरे से दूर होते गए हैं वैसे वैसे उनके जो एनिमल्स हैं जो उनके ऊपर थे वो भी एक दूसरे से दूर होते गए हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में ये है कि अर्थ जो है वो कॉन्टिनेंट्स के अंदर ड्रिफ्ट की है, यानी कि टूटी है, और उन कॉन्टिनेंट्स के साथ जो एनिमल्स हैं वो पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। ठीक है, देन जो है वो हमारे पास सेकंड हाइपोथेसिस है सेंटर ऑफ ओरिजिन हाइपोथेसिस। सेंटर ऑफ ओरिजिन हाइपोथेसिस में वो ये कह रहा है कि एट द स्टार्ट जो एनिमल्स थे वो कन्फाइंड थे सेंट्रल रीजन में। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर हम इसी डायग्राम को दोबारा से देखें कि अर्थ जो है वो इस तरह से एक सेंट्रलाइज्ड मास है। अभी इसके अंदर हम ब्रेकडाउन को कंसिडर नहीं करेंगे, इस हाइपोथेसिस के अंदर सिर्फ ये देखेंगे कि इस तरह से एक पूरी की पूरी ज़मीन है और जो एनिमल्स हैं वो सबसे पहले इस पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे उसके सेंटर में रहते थे, ये उनका सेंटर ऑफ ओरिजिन है। जैसे जैसे एनिमल्स ने जो है वो अपनी रिप्रोड्यूस किया, अपने आप को रैपिडली रिप्रोड्यूस किया, तो रैपिडली रिप्रोड्यूस करने से उनके नंबर्स ज़्यादा हुए और ज़्यादा नंबर होने की वजह से वो इस तरह से पेरिफेरल साइड्स पे डिस्पर्स होते गए। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ ओरिजिन से वो पेरिफेरल साइड पे आए हैं ड्यू टू देयर रैपिड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। अब इन दोनों हाइपोथेसिस में कौन सा ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, कौन सा नहीं है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम एनिमल डिस्पर्सल पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमने ओवरव्यू लिया है कि जो एनिमल डिस्पर्सल है वो उसको हम किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि एनिमल्स डिस्पर्स कैसे हुए हैं। अच्छा देखिए जी, जब एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, एनिमल्स की डिस्पर्सल हो गया है, तो एनिमल्स जो है वो 5 टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करते हैं, 5 पैटर्न्स हैं जिनको फॉलो करते हुए एनिमल्स जो हैं वो दुनिया के अंदर डिस्पर्स हुए हुए हैं। फर्स्ट पैटर्न है जी कॉस्मोप्लाइटन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोप्लाइटन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एनिमल्स जो होते हैं वो पूरी दुनिया के अंदर इक्वली तौर पर होते हैं, कोई स्पेसिफिक रीजन उनका नहीं होता जहाँ पे वो ये हो सकता है कि किसी एक रीजन में उनकी तादाद ज़्यादा हो और किसी दूसरे में कम हो, लेकिन ओवरऑल वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी भी रीजन के अंदर जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल जो कॉस्मोप्लाइटन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, वो यूरिटॉपिक हो सकते हैं या स्टेनटॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, यूरिटॉपिक बच्चे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको किसी बैरियर की जो है वो उनके रास्ते में कोई बैरियर नहीं होता, वो हर तरह के बैरियर्स को क्रॉस करके, यानी कि उनकी जो मूवमेंट होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, और स्टेनटॉपिक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी जो मूवमेंट होती है वो लिमिटेड होती है, उनका एक डेफिनेट लिमिटिंग पॉइंट होता है कि इस पॉइंट तक ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
अब जो कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन वाले एनिमल्स हैं ऑफ कोर्स वो पूरी दुनिया के अंदर हैं, इसीलिए जो है वो हर तरह के एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि ये जो है वो वेल अडेप्टेड एनिमल्स हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, कॉमन एग्जांपल के तौर पर आप इसमें स्नेल को याद रख सकते हैं। देन सेकेंड है जी डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि रिलेटेड स्पीशीज़ के एनिमल होते हैं, यानी कि एक ही स्पीशी के एनिमल्स जो होते हैं वो कुछ एरियाज़ के अंदर प्रेजेंट है और कुछ एरियाज़ के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लंग फिश की एग्जांपल ले लें कि लंग फिश के 3 जेनरा है। प्रोटोप्टेरस जो है जेनरा वो अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। लेपिडोप्टेरस जो है वो साउथ अमेरिका में होता है और जो नियोप्टेरस है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, अब ये जो तीनों जेनरा हैं ये सारे के सारे लंग फिश के जेनरा हैं, लेकिन उनके जो रीजन्स हैं, उनका जो एरिया है वो एक दूसरे से फार अवे है। ठीक है, यानी कि एक अगर अफ्रीका के अंदर है और साउथ अमेरिका के अंदर है तो जो सेंट्रल वाला रीजन होगा वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं होगा। इसलिए क्या है कि ये डिसकंटिन्यूस है, यानी कि इनके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, वो लगातार प्रेजेंट नहीं है। अब ये डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन किस वजह से होती है? मे बी डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वाटर बॉडीज़ की वजह से हो, यानी कि एनिमल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली मूव करके गए हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वहाँ पे वाटर बॉडीज़ ओशंस की वजह से, रिवर्स की वजह से वो किसी एक जगह पर रिस्ट्रिक्टेड होकर रह गए हैं, वहाँ से वो मूव नहीं कर पा रहे। या अगर हम फ़िश की बात करें तो हो सकता है वो लैंड मासिस की वजह से, यानी कि अगर वो एक ओशन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मूव करेंगे हैं तो सेंटर में अगर किसी आइलैंड का आ जाता है या कोई लैंड मास वहाँ पर आ जाता है, कोई लैंड स्लाइडिंग हो जाती है तो उसकी वजह से वो वापस अपने ओरिजिनल की तरफ नहीं आ सकती हैं। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि वो कंटिन्यूस प्रेजेंट हो, हर रीजन के अंदर हो, लेकिन जो सेंट्रल रीजन्स हैं या जिन रीजन्स के अंदर वो हमें नज़र नहीं आ रहे वहाँ से वो किसी वजह से एक्सटिंक्ट हो चुके हों। तो डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसी भी रीज़न की वजह से वहाँ पे हो सकती है। इंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन है जी। इंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक एरिया में रहना, जैसे हम कहते हैं कि ये प्लांट या ये जो एनिमल है वो इस इलाके का या इस कंट्री का जो है वो इंडेमिक है, यानी कि मकामी है। ठीक है, तो ये उसका इंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है जिसमें वो अपने आप को स्पेसिफिक एरिया के अंदर कवर करके रखते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि नील गाय होते हैं, जिराफ होते हैं, ये जो है वो न्यू ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर इंडेमिक है, यानी कि न्यू ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही होता है कि एनिमल जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, लेकिन इंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि वो अगर स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहते हैं तो उस पर कोई नेचुरल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसमें एनिमल की अपनी मर्जी नहीं होती, यानी कि उनका बॉडी का हैबिटेट ही ऐसा होता है कि वो एरिया ही उनको सपोर्ट कर रहा होता है। अगर वो किसी और एरिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो खुद अपनी मर्ज़ी से अपने आप को किसी एक रीजन के अंदर आइसोलेट करते हैं, यानी कि अगर जैसे जो मर्सुपाल्स हैं यानी कि कैंगरू हैं, पाउच्ड एनिमल्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज़्यादा हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो किसी और कंट्री के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनको 2 से 3 कंट्री के अंदर सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है तो जिस कंट्री के अंदर एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा फिजिबल होगा, सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा, वो उस कंट्री को प्रेफर करेंगे, उस एरिया को प्रेफर करेंगे रहने के लिए। तो ये एनिमल्स जो होते हैं वो विलिंगली जो है वो अपने आप को आइसोलेट करते हैं। बाईपोलर डिस्ट्रीब्यूशन है जी, नेम से ज़ाहिर है। बाई मीन 2, पोलर मीन पोल्स, यानी कि 2 किनारों के साथ। ठीक है, बाईपोलर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो दोनों, यानी कि नॉर्दर्न पोल पे भी होते हैं, साउदर्न पोल भी होते हैं, लेकिन जो दरमियान वाला इलाका होता है वहाँ पे वो जो है वो एब्सेंट होते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर एब्सेंट है और जो साइड पे दोनों जो है वो कूलर रीजन्स है वहाँ पे वो प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पोलर बियर की। जी स्टूडेंट्स, ये आपका अभी टॉपिक कंटिन्यू है। इसके नेक्स्ट हमने जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि हमारे पास फ्रेश वाटर, मरीन और लैंड इन्वायरमेंट है, तो हर इन्वायरमेंट के अंदर हमने पढ़ना है कि हर इन्वायरमेंट के जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से डिस्पर्स करते हैं और उनके क्या क्या बैरियर्स हैं। ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।
डिस्पर्सल बेसिकली क्या होता है? डिस्पर्सल है जी द मूवमेंट ऑफ एनिमल आउट ऑफ देयर बर्थ प्लेस, यानी कि कोई भी जो एनिमल है वो अपने ओरिजिनल इलाके से या अपने होम टाउन से मूव करके किसी दूसरी जगह की तरफ जाता है। इवन वो जाएगा और वापस आ जाएगा या परमानेंटली वहाँ से मूव आउट कर जाएगा, तो उसकी जो मूवमेंट है दोनों सूरतों में उसको हम डिस्पर्सल का नेम देंगे, ठीक है। और सेकेंड है जी बैरियर्स। बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स आर द फैक्टर विच लिमिटेड और स्टॉप द डिस्पर्सल, ठीक है। यानी कि जो किसी भी एनिमल की जो मूवमेंट है उसके होम टाउन से किसी दूसरे होम टाउन की तरफ या किसी दूसरी जगह की तरफ वो जाता है, उसको वहाँ पे जाने के दौरान जो है वो उसके रास्ते में कौन कौन सी रुकावट आ रही है, या फिर अगर वो वहाँ से मूव कर गया तो वो वापस किसी वजह से नहीं आ पा रहा, कौन सी रिस्ट्रिक्शन जो है वो उसको वापसी के लिए जो है वो रोक रही है, उसको हम बोलते हैं बैरियर्स, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने बेसिकली डिस्कस ये करना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट जो हमारे पास मेजर एनवायरनमेंट है, टेरेस्ट्रियल है, फ्रेश वाटर है, मरीन है, इनके अंदर कौन कौन से तरीके होते हैं डिस्पर्सल के और कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो कि एनिमल्स को डिस्पर्स करने में, मूव करने में जो है वो उसको रोकते हैं। पहला एनवायरनमेंट देखेंगे जी मरीन एनवायरनमेंट है, ठीक है। मरीन एनवायरनमेंट यानी कि ओशंस के अंदर जो है वो किस तरह से होते हैं। मरीन एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम मीन्स ऑफ डिस्पर्शन देखें, यानी कि उनके डिस्पर्स करने के जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। बेसिकली तमाम टाइप के जो एनवायरनमेंट है ना उनके अंदर डिस्पर्सल के यही दो मेथड्स होंगे, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट एक्टिव और पैसिव की जो डेफिनेशन है वो चेंज होती जाएगी, तो वो डेफिनेशन को आपने अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट जो है वो लिखना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम मरीन एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो मरीन एनवायरनमेंट के अंदर एक्टिव डिस्पर्सल से मुराद ऐसा डिस्पर्सल है, ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ओशंस के अंदर एक्टिवली स्विम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि स्विम करते हैं और स्विम करते हुए वो इजीली जो है वो ओशंस के अंदर मूव कर लेते हैं, लाइक जेलीफिश। वो एक्टिव एनिमल्स हैं और उनकी जो डिस्पर्सल होती है उनको हम कहते हैं एक्टिव डिस्पर्सल। जो एक्टिवली डिस्पर्सल होते हैं उनके लिए बैरियर्स जो है वो नहीं होते, या उनके लिए अगर बैरियर्स होते हैं तो बहुत कम होते हैं, वो बहुत कम बैरियर्स को जो है वो फील करते हैं, बैरियर्स बहुत कम असरअंदाज होते हैं उनकी लोकोमोशन के ऊपर, ठीक है। अब सेकंड में आता है जी पैसिव डिस्पर्सल। पैसिव डिस्पर्सल में ये होता है कि ऐसे एनिमल्स जो कि स्लो स्विमर्स होते हैं या बिल्कुल ही सिसाइल होते हैं, ठीक है। स्लो स्विमर्स और सिसाइल हैं, यानी कि या तो बिल्कुल ही स्विमिंग नहीं कर रहे या बिल्कुल एक जगह पर है। इनकी मूवमेंट जो है वो कैसे होती है कि अगर इन्होंने मूव करना है तो ये किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करके या किसी और एनिमल के थ्रू किसी और चीज़ सब्सटेंस के साथ अटैच करके ये अपने आप को मूव करेंगे। जैसे कि हमने इन्वर्टिब्रेट्स के केस में अकाइनोडर्म्स हैं और डिफरेंट इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें हम उनके लार्वल स्टेजेस को पढ़ते थे, ठीक है। तो मरीन एनवायरनमेंट के जो पैसिव एनिमल्स होते हैं उनकी जो लार्वल स्टेजेस होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, यानी कि लार्वा जो है वो अडल्ट में चेंज होने से पहले, मेटामॉर्फोसिस करने से पहले कुछ दिन जो है वो स्विम करते हुए गुजारता है और उसी स्विमिंग के दौरान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाता है। जब वो अडल्ट फॉर्म में आ जाएगा तो फिर वो वहाँ से मूव नहीं करेगा, अगर वो मूव करेगा तो बहुत ही स्लो और बहुत ही रेयर मूव करेगा, ठीक है। अब जब पैसिवली डिस्पर्स्ड एनिमल हैं कि इन्होंने खुद से तो मूव नहीं करना, अगर इन्होंने मूव करना है तो किसी ऑब्जेक्ट के साथ मूव करना है, तो इनके लिए जो बैरियर्स हैं वो कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि इनके लिए इनकी मूवमेंट ही नहीं है। जो एक्टिवली डिस्पर्स एनिमल हैं वो बहुत एक्टिव जो है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो बैरियर्स होते हैं वो थोड़ा बहुत उनके मूवमेंट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। अब कौन कौन से बैरियर्स हैं जो कि उनके मूवमेंट पे असरअंदाज होते हैं उनको हम देखेंगे। अब मरीन एनवायरनमेंट के अंदर जो बैरियर्स होते हैं वो हो सकते हैं जी लैंड मासिस, यानी कि आइलैंड्स वगैरह जो कि ओशंस के दरमियान में बन जाते हैं। अगर एक ओशन के दरमियान में कोई लैंड मास अपीयर हो गया है, कोई आइलैंड बन गया है, तो आइलैंड के जो साइड्स पे जो है वो उसकी दोनों तरफ जो एनिमल्स होंगे वो एक आइलैंड को क्रॉस करके उसको दूसरी साइड पे जाने में उसके लिए डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। जो स्मॉल एनिमल्स होते आइलैंड्स होते हैं वो तो क्रॉस हो सकते हैं, लेकिन जो लार्जर आइलैंड्स होते हैं उनको क्रॉस करना जो है वो काफ़ी मसला होता है। इसलिए जो आइलैंड होता है वो एज अ बैरियर एक्ट करता है, और ऐसा भी होता है कि आइलैंड की वजह से
जो दोनों साइड का वाटर होता है उसका जो टेम्परेचर है या उसका जो एनवायरनमेंट है वो भी स्लाइटली जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से भी जो एनिमल्स होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट को छोड़ के दूसरी साइड के एनवायरनमेंट की तरफ जाके जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। उसके बाद सेकंड है जी इसमें टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर में हमारे पास जो है वो दो तरह के एनिमल्स होते हैं, यूरीथर्म होते हैं और स्टेनोथर्म्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो वर्ड है यूरीथर्म, यूरीथर्म मीन्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि ऑल टाइप ऑफ टेम्परेचर के अंदर जो है वो रह सकते हैं, उनको जो है वो टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता, वो अपने आप को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो स्टेनोथर्म होते हैं, स्टेनोथर्म्स ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेचर फिक्स होता है, वो अपने टेम्परेचर को इतनी जल्दी जो है वो अडॉप्टेड नहीं होते, इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते। तो जो स्टेनोथर्म एनिमल्स हैं उनके लिए टेम्परेचर जो है वो एज अ बैरियर एक्ट करेगा, यानी कि अगर टेम्परेचर ओशन जो है, ओशन के दो पोल्स के दरमियान या ओशन के दो सेंट्रल पार्ट और पेरिफेरल पार्ट्स का जो टेम्परेचर है उसके अंदर कोई डिफरेंस आ रहा है, तो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है जी प्रेशर। ठीक है, प्रेशर जो है वो डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज करता जा रहा है, इसलिए जो यूरीबैथिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, यूरीबैथिक वो होते हैं जो कि सरफेस पे भी रह लेते हैं और उसकी बॉटम में भी रह लेते हैं। तो जो यूरीबैथिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए तो प्रेशर जो है वो बैरियर नहीं है, वो बैरियर प्रेशर को विथस्टैंड कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेनोबैथिक एनिमल्स हैं, स्टेनोबैथिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो तो या तो सिर्फ बॉटम पे रहते हैं या सरफेस पे रहते हैं, यानी कि प्रेशर के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो जो स्टेनोबैथिक एनिमल्स हैं, यानी कि अगर एक सरफेस के ऊपर रहने वाला एनिमल है जो कि कम प्रेशर में रह रहा है तो वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में मूव नहीं कर पाएगा। इसी तरह एक डेप्थ में रहने वाला एनिमल है जो कि हाई प्रेशर में है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर जो है वो सरफेस पे मूव नहीं कर पाएगा। तो स्टेनोबैथिक एनिमल्स के लिए जो प्रेशर है वो एज अ बैरियर एक्ट करेगा। देन है जी साल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो वैसे नॉर्मली इतना वेरी नहीं करती है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे जो ओशंस होते हैं वो रिवर के साथ मर्ज कर रहे होते हैं, यानी कि रिवर दरिया जो होते हैं वो समंदर में शामिल हो रहे होते हैं, वो वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट में उनकी जो साल्ट कंसंट्रेशन है वो वेरी कर जाती है, साल्ट कंसंट्रेशन वहाँ पे लो कर जाती है। तो यहाँ पे साल्ट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग भी टू टाइप के एनिमल्स हैं जी, यूरी हिलाइन है और स्टेनो हिलाइंस हैं। ठीक है, सेम टर्म्स हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। जो यूरी सॉरी यूरी का वर्ड हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। यूरी का वर्ड जो है वो उस इन्वायरमेंट के साथ उसको अडॉप्टेड बना रहा है। ठीक है, जैसे कि यूरीथर्म थे जो टेम्परेचर को विथस्टैंड कर रहे थे, यूरीबैथिक थे जो प्रेशर को विथस्टैंड कर रहे थे, इसी तरह यूरी हेलाइंस हैं जो कि साल्ट कंसंट्रेशन को विथस्टैंड कर रहे हैं, जिनके लिए साल्ट कंसंट्रेशन कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जो दूसरी तरफ है स्टेनो का वर्ड, स्टेनो जो है जो कि सेंसिटिव हैं। ठीक है, स्टेनोथर्म्स हैं जो टेम्परेचर के सेंसिटिव हैं, स्टेनोबैथिक हैं प्रेशर के सेंसिटिव हैं। इसी तरह स्टेनोहिलाइंस हैं, स्टेनोहिलाइंस जो हैं वो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि साल्ट कंसंट्रेशन को की वेरिएशन को उसकी चेंज को विथस्टैंड नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं कि जहाँ जिस पॉइंट पे साल्ट की कंसंट्रेशन में थोड़ा सा भी चेंज आ रहा हो ये वहाँ पे मूव नहीं कर पाएंगे और साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो स्टेनोहिलाइन के लिए एज अ बैरियर। नेक्स्ट टॉपिक है जी डिस्पर्सल एंड बैरियर्स इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, जिसमें लेक्स आ जाती हैं, रिवर्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, इनके अंदर मैंने आपको बताया कि हर इन्वायरमेंट के अंदर डिस्पर्सल मीन्स दो ही हैं, एक्टिव और पैसिव। इसी तरह फ्रेश वाटर के अंदर भी एक्टिव डिस्पर्सल है। एक्टिव डिस्पर्सल वो वाले एनिमल्स शो करेंगे जो कि एक्टिवली स्विम करते हैं, और पैसिव डिस्पर्सल है, पैसिव डिस्पर्सल ऐसे एनिमल्स शो करेंगे जो कि मूव नहीं करते या बहुत ही स्लोली मूव करते हैं, और अगर मूव करते हैं तो किसी एनिमल के साथ या किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर वो मूव करती हैं।
बैरियर्स देखें जी, बैरियर्स में लैंड मैसेस बैरियर्स हैं, यानी कि फ्रेश वाटर है, लेक्स और रिवर्स हैं। अगर लेक्स और रिवर्स के दौरान एक रिवर से दूसरे रिवर की तरफ, एक लेक से दूसरे लेक की तरफ जाना हो तो दरमियान में जो है वो लैंड मैस होते हैं, ज़मीन का टुकड़ा थोड़ा सा पार्ट होता है। उस पार्ट को जो है वो फ्रेश वाटर एनिमल्स को उस पार्ट को क्रॉस करना जो है वो मुश्किल होता है, वो उस पार्ट को जो है वो बियर नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे हैबिटेट चेंज हो जाता है, एनवायरनमेंट टेम्परेचर वगैरह चेंज हो जाता है, जो कि एज अ बैरियर एक्ट करता है। या फिर अगर एक डैम से दूसरे डैम तक किसी एनिमल ने मूव करना है तो वो उसके लिए जो है वो एज अ बैरियर होगा, क्योंकि एक डैम से दूसरे डैम तक मूव करने के लिए दरमियान में जो है वो लैंड मास आएगा। सी मासिस हैं, ठीक है। वैसे तो मतलब नॉर्मल में ये होता है कि जो रिवर्स होते हैं वो सी से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि एक रिवर और दूसरे रिवर के सेंट्रल पोर्शन में थोड़ा सा पार्ट जो है वो सी का आ जाता है, जहाँ पे जो साल्ट कंसंट्रेशन होती है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू रिवर। तो एक साइड से दूसरी साइड पर जाने के लिए अगर दरमियान में हाई साल्ट कंसंट्रेशन वाला पोर्शन आ जाएगा तो वो एज अ बैरियर एक्ट करेगा। यहाँ पे भी अगेन जो है वही टू टाइप के एनिमल्स होंगे, यूरीहेलाइंस होंगे जो कि साल्ट कंसंट्रेशन को जो है वो बियर कर सकते हैं, और स्टेनोहेलाइंस होंगे जो कि साल्ट कंसंट्रेशन को बियर नहीं करते। तो जो स्टेनोहेलाइंस हैं उनके लिए जो सी वाला पोर्शन है वो एज अ बैरियर एक्ट करेगा। नेक्स्ट है जी डिस्पर्सल एंड बैरियर्स इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर जो मीन्स ऑफ डिस्पर्सल हैं वही दो हैं। एक्टिव डिस्पर्सल उन एनिमल्स के लिए है, उन एनिमल्स को शो कर रहा है जो कि जो है वो फास्ट रनर्स हैं, फास्टली मूव करते हैं, लाइक हॉर्सेस हो गए, माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह हो गए। और पैसिव डिस्पर्सल जो है वो उन एनिमल्स को शो कर रहा है जो कि स्लोली मूविंग है, बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं करते और कम जो है वो मूव करते हैं। अब जो स्लोली मूविंग एनिमल्स हैं यानी कि पैसिव डिस्पर्सल वाले हैं, वो कैसे डिस्पर्स कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट तरीके हैं। हवा के ज़रिए जो एनिमल्स के एग्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, वहाँ पे जाके जब वो हैच होंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाएंगे। या फिर स्टॉर्म्स में जो तूफान आते हैं, तूफानों के ज़रिए, आंधी वगैरह के ज़रिए जो एग्स होते हैं या जो स्मॉल बर्ड्स वगैरह होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव कर देते हैं, ठीक है। इंसान जो है वो बजाते खुद उसको जो है वो ऐसा पेट, एज अ डोमेस्टिक एनिमल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ लेके जा सकता है, ठीक है। लॉग्स के जरिए यानी कि उनको जो है वो बजाते खुद वहाँ से जो है वो अपनी कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए, या उसको किसी जगह पर जैसे कि एक जू से दूसरे जू में या एक इलाके से दूसरे इलाके के अंदर उनको जो है वो मूव करवाया जा सकता है, ठीक है। वुड के जरिए यानी कि लकड़ियों के साथ अटैच होके या लकड़ी के जरिए जो है वो पानी के ऊपर, लकड़ी के ऊपर बैठ के वो वाटर के अंदर से मूव करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। वाटर जो है वो एनिमल्स को मजबूर कर सकता है, जो पैसिव एनिमल्स हैं जो नॉर्मली मूव नहीं करते, लेकिन अगर वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है या फ्लडिंग वगैरह है तो उस सूरत में वो इस बात पे मजबूर हो जाते हैं कि वो अपने एरिया को छोड़ के किसी दूसरे एरिया की तरफ मूव करें, ठीक है। बैरियर्स जो है होते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर वो कौन कौन से होते हैं जी, ओशंस एंड सीज हैं, ठीक है। यानी कि ज़मीन के ऊपर वो मूव करते हैं, मूव करते करते दरमियान में जो है वो ओशन आ जाता है या सी आ जाते हैं या आते हैं, तो वो ओशन या सीज को क्रॉस करना जो है वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है, जो कि एज अ बैरियर एक्ट करता है। देन है जी लार्ज रिवर सिस्टम होते हैं या रिवर चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो पूरा एक नेटवर्क बना होता है, रिवर्स का एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उस रिवर्स को भी जो है वो लैंड वाले एनिमल्स के लिए क्रॉस करना जो है काफ़ी मुश्किल होता है, तो वो एज अ बैरियर जो है वो एक्ट करते हैं, ठीक है। माउंटेन्स हैं, ठीक है। माउंटेन्स में जो है वो अगर एक स्मूथली एनिमल मूव कर रहा है, दरमियान में माउंटेन्स आ जाती हैं, तो जो माउंटेन्स के दोनों साइड्स होती हैं, दोनों साइड में टेम्परेचर, प्रेशर और एनवायरनमेंट का, एटमॉस्फेयर का डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों साइड का जो एनवायरनमेंट होता है वो एक दूसरे से, एटमॉस्फेयर जो होता है वो एक दूसरे से चेंज होता है, इसलिए जो एक माउंटेन की एक साइड वाले एनिमल्स हैं वो दूसरी साइड की तरफ अगर मूव करके जाएंगे, एक तो उसको उस माउंटेन्स को क्रॉस करना पड़ेगा जो के लिए उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। अगर वो माउंटेन्स को क्रॉस कर भी लेते हैं तो दूसरी साइड पे जाके उनका जो एटमॉस्फेरिक चेंज आएगा उसके अंदर उनके लिए सर्वाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए जो माउंटेन्स होते हैं वो एज अ बैरियर एक्ट करते हैं।
डेजर्ट है जी, एक नॉर्मल एरिया में रहने वाला एनिमल है, ये एक नॉर्मल इलाके का है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर रह रहा है। अगर वो मूव करते करते किसी डेजर्ट को फेस करता है, कोई डेजर्ट आ जाता है जहाँ पे वाटर की कमी है और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस डेजर्ट वाले एरिया को क्रॉस करना या उस एरिया के अंदर उसका रहना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जो डेजर्ट है वो भी एज अ बैरियर एक्ट करेगा। उसके बाद है जी रेनफॉल। हर रीजन के अंदर जो रेनफॉल है उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। किसी इलाके में रेन बहुत ज़्यादा होती है, किसी इलाके में मॉडरेट रेन होती है और कहीं पे रेन जो है वो बिल्कुल ही कम होती है। अब इसी तरह रेनफॉल के लिहाज से यानी कि एक जो मॉडरेट वाले की अगर हम बात करें, वो बहुत ज़्यादा रेन वाले इलाके में चला जाए या बहुत कम रेन वाले इलाके में चला जाए तो वहाँ पे जाके उसके लिए मुश्किल होगी, ठीक है। इसी तरह अगर एक जो है वो कम रेन वाला जो होता है वो मॉडरेट में या बहुत ज़्यादा रेन वाले एरिया के अंदर, और जो बहुत ज़्यादा रेन वाले का होता है वो कम के अंदर या मॉडरेट के अंदर आके जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि रेनफॉल के लिहाज से उनकी जो वेजिटेशन होती है, उनकी जो फूड होती है, टेम्परेचर वगैरह होता है वो चेंज हो जाता है, जो कि उनको बॉडी की एक्टिविटीज़ को जो है उनके लाइफस्टाइल को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसलिए जो रेनफॉल है वो एज अ बैरियर एक्ट करता है उनके लिए।